जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों आज इतवार है और इतवार को हम लोग इतवारी चर्चा करते हैं, लेकिन तीनों कभी-कभी नहीं मिल पाते हैं। तो आज पंकज जी हमारे साथ हैं और हमारे तीसरे जोड़ीदार शशि सिंह जी पुरुलिया की तरफ पिकनिक मनाने चले गए। तो अब उनको पिकनिक मनाने दिया जाए। मौसम थोड़ा जनवरी का पिकनिक वाला होता है। लेकिन पंकज जी से बात करेंगे और सब्जेक्ट पंकज जी का ही फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मुझे लगा कि आज इसी पर चर्चा की जाए। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, झारखंड प्रदेश का संगठनात्मक चुनाव जिलों में हो गए, जिलाध्यक्ष बन गए और अब जुएल उरांव को बना दिया गया है प्रदेश चुनाव के लिए प्रभारी। अब वो तय करेंगे कि कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। बाबूलाल मरांडी अभी तक प्रदेश अध्यक्ष हैं और कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू को बनाया गया था। मोटा मोटी देखें तो अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर उन्हीं लोगों का आधिपत्य है, एकाधिकार है, जो कहीं न कहीं, कभी न कभी बाबूलाल मरांडी से जुड़े रहे हैं, उनके साथ जेवीएम में रहे, तो ज़्यादातर वही लोग हैं। और जो कुछ लोग भाजपा के पुराने लोग हैं, वो वैसे लोग हैं जिनके पास ना दाँत है, ना नाखून है, यानी उनके पास कोई ताकत नहीं है। क्या लगता है आप, हाल के दिनों में चंपई सोरेन बहुत एक्टिव हैं, पर वो प्रदेश कार्यालय में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते शायद ही दिखे हों, एक आध बार दिखे हों तो दिखे हों। अपने घर से ही करते हैं। अर्जुन मुंडा अभी इस जनवरी के महीने में नए साल में 3 उन्होंने अलग-अलग मुद्दों को लेकर बयान दिया। बीजेपी का के प्रदेश कार्यालय में भी पेशा को लेकर बोले, उसके बाद जमशेदपुर में पुलिस कस्टडी में कथित रूप से मौत हुई, उसको लेकर बोले और अब मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। खुद भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, विदेश दौरे उन्होंने भी किए हैं, लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं कि हेमंत सोरेन को बताना चाहिए कि इन दौरों का औचित्य क्या है और उससे झारखंड को क्या मिलेगा। हालाँकि मुख्यमंत्री के रहते अर्जुन मुंडा ने भी दौरे किए थे, तो उनको पहले यह बताना चाहिए था कि उन्होंने जो दौरे किए थे, उससे झारखंड को कितना लाभ मिलता, तो हम लोग तुलना कर पाते। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है, बीजेपी का जो अभी नेतृत्व है, उसमें क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जो बड़े चेहरे हैं, बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और मधु कोड़ा, इनके अलावा भी कोई नया चेहरा देख रहे हैं या फिर घूम फिर के इन्हीं में से किसी को कमान मिलती आपको दिखाई दे रही? आनंद जी, इससे पहले हमने भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड प्रदेश है उसके बारे में क्या चर्चा किया था कि शायद ये हो सकता है कि हेमंत इधर आए या वो सब उस तरह की चर्चा थी। जी। फिर संगठनात्मक चुनाव हुए। जो मेरी रीडिंग है और जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बनेगा जिससे हेमंत सोरेन को बहुत ज्यादा खतरा न हो। अच्छा। जहां तक मेरी रीडिंग है, एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा जिससे हेमंत सोरेन कंफर्टेबल हो या कम से कम बहुत ज्यादा खतरा ना हो। तो इस लिहाज से जिन बड़े नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, जैसे रघुवर दास हो गए या चंपई सोरेन हो गए या अर्जुन मुंडा हो गए, अर्जुन जी। मुंडा उतना नहीं लेकिन मधु कोड़ा हो गए, इनमें से कोई नहीं बने। जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार एक ऐसा बनेगा दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल, जिससे बहुत ज्यादा ये नहीं हो। और आप देखिएगा, दूसरी बात कि ये आके फैसला और वो चुनाव ये सब नहीं, सब तय हो गया है। आके सिर्फ आधिकारिक घोषणा होनी है। जिनको बनना है उन्हें भी बता दिया गया है, उनको जानकारी है इस बात की। लेकिन साथ आपको में ये भी कहा जानकारी गया है? है कि अब छोड़िए, ये सब बात नहीं, पता है नहीं। इसलिए तो मेरे से नाराज रहते हैं। नहीं, नहीं, वैसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी मास्टर को, किसी टीचर को अपने फेवरेट छात्र को मदद करनी होती है, तो वो 2-3 सवाल वो बता देता है जो परीक्षा में आने वाले होते हैं और 2-3 ऐसे बता देता है कि ये 5 क्वेश्चन पढ़ लो, इसमें से 2-3 तो आ जाएगा। आप भी हम लोगों को 2-3 नाम बता दीजिए, हम लोग गेस करते रहेंगे बैठ के कि उसमें कौन-सा हो सकता है। देखिए, मैं नाम नहीं, मैं कहानी बताता हूं क्या चला पीछे। जब आदित्य साहू जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो बहुत सारे जी। लोग ये मान के चल रहे थे कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह नितिन नवीन को कार्यकारी बनाया गया उसी तरह यहाँ आदित्य साहू को बनाया गया। नहीं तो ऐसी कोई वजह नहीं थी कि बीच में रविंद्र राय को हटा के फिर इनको कार्यकारी बनाया जाता, इसका कोई मतलब था नहीं। जी। तो जाहिर तौर पे लोगों का सोचना सही था। फिर कुछ लोग एक्टिव हुए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सही में बना दिया जाए। तो दिल्ली से लेकर और बहुत जगह पे लॉबिंग हुई, बैठकें हुई और अपने अपने लोगों को भिड़ाया गया। एक नेता है पटना गए, जाति का हवाला देके नितिन नवीन वगैरह सबसे मुलाकात वगैरह वो सब चली जी। कि भाई ये हुआ।
लेकिन देखिए, केंद्र सरकार की योजना बड़ी है और वो ऐसे जो लोकल स्तर के नेताओं के ईगो को पैम्पर करने के कंडीशन में अभी नहीं, और उसे पता है कि हमें कहां जाना है, कहां पहुंचना है। दिक्कत यह है कि यहां के लोगों को सिर्फ अपना दिखता है कि हमें क्या या हमारे आसपास के लोगों को क्या, लेकिन उनको चलानी है पार्टी, और उनको पार्टी चलानी है, इसलिए वो मैच नहीं हुआ। मेरे हिसाब से जो बन रहे हैं वो, मतलब कि अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ठीक है, अच्छे आदमी हैं। लगातार, अब किधर से है अब छोड़िए, इलाका बता संथाल से दीजिए। नहीं है, संथाल से नहीं है, कोल्हान से नहीं है। अब छोड़, अब इसलिए कह रहे, फिर ऐसे करते रहेंगे तब तो फिर पता चल ही जाएगा फिर। खैर चलिए, वो हो गया, जो आएगा बहुत जल्दी हो जाएगा, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, वो फैसला हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चलिए प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा, इससे आम जनता को तो कोई मतलब है नहीं कि एबीसी कोई बन जाए, लोगों को क्या मिलेगा। और जाहिर तौर पे लोगों को इसी में इंटरेस्ट है कि कौन बनेगा, धोती वाला बनेगा, पैंट वाला बनेगा, कौन वाला बनेगा, आदिवासी बनेगा, ओबीसी बनेगा, जनरल बनेगा, कौन बनेगा, ये उचित भी नहीं है बताना। नहीं तो आप ओबीसी बता दीजिए। ओबीसी बता सकते हैं, लोग गेस करते रहेंगे, या ट्राइबल बता सकते हैं तो लोग गेस करते रहेंगे। कोई सर्वमान नेता तो झारखंड में है नहीं। चलिए एक चीज और बता देते हैं सिर्फ कि ट्राइबल नहीं है वो, क्योंकि ट्राइबल होता तो हाँ, जुएल उरांव को नहीं प्रभारी बनाया जाता। जुएल उरांव को भेजा इसलिए गया है ताकि उस चीज को, भाई एक आदिवासी के चेहरे से इस चीज की घोषणा करवाई जा सके। तो जनरल बनना नहीं है, फिर ओबीसी बनेगा। अब छोड़िए सब, फिर आप घुमा फिरा के उगलवा ही लेंगे जो, चलिए खैर, ये तो इतना तो संकेत मिल गया कि ओबीसी बनेगा। रघुवर दास बनेंगे कि नहीं बनेंगे बता दीजिए। बहुत लोगों को चर्चा बने, उम्मीद रहती है कि रघुवर दास बनेंगे, रघुवर दास बनेंगे। क्या लग रहा है, रघुवर दास बनेंगे? मतलब हम कौन बनेगा ये नहीं पूछते, कौन नहीं बनेगा अब इस पर चर्चा के लिए। तो रघुवर दास बनेंगे, बन सकते हैं, क्या उम्मीद है? नहीं, एक लाइन में नो। एक तो जमशेदपुर में जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष में उनके लोगों की नहीं चली। अब देखिए, नहीं, जो भी बनेगा, देखिए जो भी बनेगा, मैं व्यक्तिगत किसी के रूप में मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतना तो तय है कि वो पार्टी का ही है और डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, डेडिकेटेड कार्यकर्ता है। और हाँ, एक चीज और है कि वो पार्टी के अलग अलग गुटों, जैसे रघुवर गुट, ये अर्जुन मुंडा गुट, तो फलाना गुट, ढेमका गुट, ये सब गुट का नहीं है। तो इसलिए से वो ऐसा टमाटर है कि सारी सब्जियों में फिट हो रहा है, इसलिए उसे बनाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के ऊपर झलकता है। हाँ, तो ये चलिए सही है, ये तय है। अब इससे ज्यादा लोग गेस कर लिए होंगे, मतलब अंदाजा अपना लगा लिए होंगे। खैर, मतलब वो हो गया। मतलब हम लोग थंबनेल में अगर लगाए तो क्या लगाए, आलू टमाटर टाइप का अध्यक्ष होगा बीजेपी का। टमाटर टाइप अध्यक्ष बोल सकते हैं, सबके साथ एडजस्ट करने वाला, अच्छे से। टमाटर थोड़ा सा निगेटिव टर्म में आ गया, लेकिन ये गुण है आजकल की राजनीति में। ये गुण है कि देखिए, हेमंत सोरेन उनके साथ सहज रहेंगे कि उनको किस तरह का खतरा नहीं होगा, तो इस वजह से भी खुश। और बीजेपी में किसी गुट से नहीं होगा तो बीजेपी खुश, क्योंकि आदिवासी बन गए हैं। अच्छा, ये बता दीजिए, उनका अपना कोई गुट है कि नहीं? देखिए सर, अपना अगर गुट होता तो वो बनते ही नहीं। अच्छा, गुट होता तो नहीं बनते, तो इसलिए नहीं कोई गुट है, इसलिए बने हैं। तो खैर छोड़िए ये सब। अब मुझे लगता है, अब कहे ना कि अब छोड़िए, अब किसी के बारे में नहीं। गोस्वामी जी एक बार रह चुके हैं और वो सीधे अपने आप को केंद्र के नेताओं से जोड़ते हैं। स्टेट पॉलिटिक्स से तो खैर वो अपने आप को ऊपर मानते हैं। वो तो नहीं, ठीक है, हालांकि ओबीसी नहीं है। हर किसी की अपनी तरह की राजनीति है, वो अपने हिसाब से करता है। वो अच्छा बुरा जब सफल हो गया तो वाह वाह, और अगर दिन अच्छा नहीं है तो। गोस्वामी जी बड़े नेता हैं और उनका कोई गुट भी नहीं है, तो मुझे लगा कि ये हो सकता है कि गोस्वामी जी भी हों। तो एक चीज और है कि इस बनने के बाद के आगे क्या होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। आगे ये होगा कि आज भी मैं अपने उस बात पे कायम हूं कि समय लगेगा, लेकिन होगा जरूर। आप देख रहे होंगे कि चाहे वो पेशा वाला कानून को लेके, इसे लेकर भी बीजेपी तो ठीक है, विपक्ष में है, मुखर है, लेकिन सत्ताधारी दल में भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
हाँ आप बिल्कुल। देख रहे होंगे कि हाँ वो निशा उरांव, और एक तरफ मैं निशा उरांव को सरना आदिवासी की तरफ ले लेता हूं, और फिर न उन पे निशा, आक्रमण करने वाले हाँ निशा ग्लेनसन उरांव के डुंगडुंग। पिता, निशा उरांव के पिताजी भी, वो भी तो उनके बिल्कुल, पक्ष में कमोबेश बोल ही रहे हैं अपनी, मतलब बिल्कुल। वो भी सरना वाला लाइन ही पकड़े हुए हैं। और वो लाइन भी हेमंत सोरेन की लाइन है, क्योंकि सरकार लेके आई है ना वो पेशा कानून। तो जी। जब निशा उरांव उसका समर्थन कर रही है, रामेश्वर उरांव उसका समर्थन कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सरकार की लाइन है, हेमंत सोरेन की लाइन है। विरोध कौन कर रहा है? विरोध कर रहा है ग्लेनसन डुंगडुंग टाइप के लोग, विरोध कर रहे हैं मिशनरीज। आप देखिए, वो चीज स्टडी करने लायक है झारखंड में कि वो क्यों हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बातचीत चल रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई जो आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा को मानता है, पेशा से उसी को फायदा होगा। जिसने उस प्रथा को छोड़ दिया है, जो मानता ही नहीं है आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा को, उसने किसी और प्रथा को अपना लिया है, क्या पेशा का फायदा उसे भी होगा? यह बहस चल रही है आदिवासी समाज में। और ये बड़े पॉलिटिकल, ब्रॉड पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बात करूं तो आज हेमंत सोरेन की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सरना आदिवासियों के हित में है। और इससे जो धर्म परिवर्तन जिन्होंने कर लिया है वो अनकंफर्टेबल है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अनकंफर्टेबल जरूर है। यहीं हाँ, से वो लाइन ड्रॉ होता है आगे की। तो इसका कारण ये भी है कि एक तो कन्वर्जन वाले जो हैं, जो ईसाई बन चुके आदिवासी, उनकी संख्या अभी भी कम है। हालांकि वो वोकल है, डोमिनेंट है, क्योंकि वो उनके पास वो क्षमता है, चर्च का नहीं, बैकग्राउंड है, चर्च का बैकअप है, तो उनके पास साधन संसाधन है, वो अपनी बातें ज्यादा मुखरता से रख पाते हैं। जो जो और सरना ईसाई है, जो आदिवासी परंपरा। राजनीति को वही चला रहे थे। जी इस जी। झारखंड में आदिवासी राजनीति को वही चला रहे थे, जिधर वो चाह रहे थे उधर मोड़ दे रहे थे आदिवासी राजनीति को। तो मेरा ये सवाल है कि देखिए, जेएमएम के अंदर से पेशा को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना कोई विरोध है, ना कोई बिल्कुल। समर्थन है। सरकार ने उसको लागू कर दिया, खत्म कहानी। लेकिन कांग्रेस हम्म, में ये दोनों जो धाराएं चल रही हैं, ये कांग्रेस के भीतर भी चल रही हैं। बंधु तिर्की का जो बिल्कुल। है हिसाब किताब अलग है, रामेश्वर उरांव और उनकी बेटी का हिसाब किताब अलग है। तो ये क्या जानबूझकर किया जा रहा है कि दोनों हमारे साथ रहें, या फिर ये कोई अंतर्द्वंद है जो दिखाई दे रहा है सतह के ऊपर? अब आपके मूल सवाल पे आ जाते हैं, जो शुरू हमने किया जिस टॉपिक से। सरना एक तरफ, क्रिश्चियन एक तरफ, हेमंत सोरेन की धारा सरना आदिवासी धारा। अब और भी होगा, जानबूझ के इस बार नगर निगम का चुनाव पार्टी लाइन पे नहीं कराया गया, क्योंकि पार्टी लाइन होगी तो सत्ता पक्ष विपक्ष होगा, तो उससे बीजेपी जेएमएम में फालतू की कड़वाहट होगी, तो बिल्कुल। इस लाइन पे आते ही नहीं है। इंडिपेंडेंट लड़ने दो, जिसका जितना जनाधार है, उसमें कम से कम पार्टियों के बीच तो कड़वाहट नहीं होगी। हो सकता है जेएमएम का 4 आदमी एक जगह खड़ा हो जाए, हो सकता है नहीं, बीजेपी का कोई आदमी खड़ा हो जाए। वो भी नहीं खड़ा होगा। देखिए, आपने जो पहली बात जो कही वो तो सही है कि पार्टी लाइन पर कड़वाहट नहीं होगी, तो वोट का विभाजन जो है वो पार्टी लाइन पर नहीं होगा। लेकिन नहीं होगा। कैंडिडेट तो पार्टियां ही तय करेंगी, भले सिंबल नहीं दे पाएंगी। तो ये तो है अच्छा, तो मामला। सिंबल नहीं देगा तो कम से कम खुल के जो कहते हैं ना कि देखार जो है, हाँ, झंडा लेके नहीं वो नहीं घूमेगा होगा लोग, ना। दिखार नहीं होगा। हाँ, और आपको एक चीज मैं बता दूं कि यहां राज्य स्तर के बीजेपी नेता वगैरह प्रोटेस्ट भले कर रहे थे पार्टी लाइन को पे चुनाव हो इस बात को लेके, लेकिन जरा पता कीजिएगा कि केंद्र की सहमति थी या नहीं थी। इन्होंने किससे पूछा, किससे पूछ के यह आंदोलन शुरू किया। तो ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आपका थोड़ा बहुत चलता है कि थोड़ा 4 दिन बैठ गए किसी टेंट में तो लगे कि हाँ भाई आप जिंदा हैं। कभी पैसा वैसा को लेके एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर दे पक्ष विपक्ष में, तो वो लगना चाहिए, लेकिन सिर्फ लगना ही चाहिए, इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है कि बाद में मामला बिगड़े। तो सारी चीजें एक लाइन की तरफ जा रही हैं। आप झारखंड में आप देखिएगा, अभी पिछले 1-1.5 महीने से कभी देखा है कि जेएमएम वाला बहुत बीजेपी को लेकर बहुत ज्यादा कुछ आक्रामक वगैरह इस तरह का दिख रहा है? कभी देखा है कि कभी उस तरह घोटाले भ्रष्टाचार वगैरह की बात हो रही है बीजेपी की तरफ से, जो कि हेमंत सरकार में पहले वाले में थे, जो 2019 वगैरह में देख रहे थे? अभी तो हम लोग जो देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग किस्म का एक आरोप देख रहे हैं। बाबूलाल मरांडी आरोप डेली लगाते हैं, रोज आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्होंने सरकार पर कभी आरोप सीधा सीधा नहीं लगाया। वो अधिकारियों के बहाने सरकार पर थोड़ा सा अधिकारियों पर लगा रहे हैं। लगाते हैं और हाँ, सरकार को छुआ देते हैं थोड़ा सा, कि हेमंत सरकार, सोरेन जी कार्रवाई करें या मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करें।
तो ये मतलब ये है कि हम दिखते तो विपक्ष में हैं, लेकिन हम डायरेक्ट सरकार पर हमला नहीं करेंगे। तो ये तो कैसा विपक्ष पता नहीं। विपक्ष अगर सरकार पर हमला नहीं करके अधिकारियों पर हमला कर रहा है, तो ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात है, क्योंकि अधिकारी तो उसी सिस्टम का हिस्सा है। तो ये बिल्कुल। आपकी बात सही है। लेकिन जेएमएम भी एक तरफ कह रहा था कि हम पार्टी लाइन पर चुनाव करने के पक्षधर हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट समझ में नहीं आया कि सुप्रियो भट्टाचार्य का इंटरव्यू देख रहे थे हम, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, हमने सरकार को लिख कर दिया है। तो भाई ऐसा क्यों चाहते हैं? सरकार तो आप ही की है, तो आप क्यों लिख के दे रहे हैं? नहीं, ये ठीक है, दोनों तरफ के कुछ-कुछ नेता चाहते हैं, पर पार्टी नहीं चाहती दोनों तरफ की। ये इंटरेस्टिंग है। तो मैं जो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सारा जो माहौल है वो एक तरफ जा रहा है। मूल कोशिश यही है कि ये जो बीजेपी और जेएमएम के कैडरों के बीच जो राजनीतिक कड़वाहट है वो किसी तरह कम हो, और जो कांग्रेस के बीच जो ये जो फ्रैक्शन है, जो फॉल्ट लाइन बोलते हैं, उसको उभारा मतलब सार्वजनिक हो सके। आप देखिएगा कि ये प्रदीप यादव को लेके एक जो आया था वो, या इरफान अंसारी को लेकर ये पूरा विवाद है वो, ये रामेश्वर उरांव बंधु तिर्की वाला ये है, ये सब चीजें मीडिया में ज्यादा दिखेंगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कड़वाहट थोड़ा कम दिखेगा। और इसी में जो डोसाइल जो बोलते हैं ना, मैंने कहा ना, विषहीन, दंतहीन, विनीत, सरल, इस तरह का जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, इसी के लिए बनाया जा रहा है कि कल को जाके बिल्कुल पार्टी लाइन टो करके वो काम करे और अपना बुद्धि ज्यादा नहीं लगाना है वहां पे। तो ये अच्छा। माहौल बन रहा है। हाँ, ये। और देखिएगा, आज हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, लेकिन होना है। अभी तो क्या हो गया, मीडिया में लीक हो गया है, बहुत ज्यादा डिस्कशन वगैरह हो गया है, तो अभी थोड़ा सा प्रोजेक्ट ठीक है, ऑन होल्ड। तो क्या क्योंकि बंगाल देखिए चुनाव मैं के पहले, बंगाल के चुनाव के पहले हो जाएगा कि बंगाल चुनाव के बाद होगा? देखिए, कोशिश तो थी कि बंगाल के पहले हो जाए, इस चलते कि बीजेपी को बंगाल में इसका फायदा मिलता, खास करके जंगल महल वाला इलाका जो 18 विधानसभा क्षेत्र है, वहां फायदा मिलता। कोशिश ये भी थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर इच्छा हो उसकी, तो बंगाल के कुछ आदिवासी सीटों पर ये लड़े, क्योंकि इसके भी एक्सपेंशन की योजना है। बड़े दिनों से बड़ी पुरानी इनकी कसक है कि हम थोड़ा सा उड़ीसा में होते, थोड़ा सा बिहार में रहते, थोड़ा सा बंगाल में रहते, तो हमें भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता, और राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे का अपने जो फायदे हैं वो है। तो ये कोशिश थी, लेकिन देखिए ये हो पाता है कि नहीं इसका, क्योंकि अब मैं डेडलाइन देने की स्थिति में नहीं हूं कि वो पहले होगा या बाद में होगा। हाँ, एक डेडलाइन मैं जरूर आपको दे रहा हूं कि 22 जनवरी को एनसीपी जो महाराष्ट्र वाली है, दोनों फैक्शन का मर्जर हो रहा है, और शरद पवार ने इसकी अनुमति दे दी है, और सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनेगी और अजीत पवार वो पार्टी संभालेंगे। तो एक तो उधर का तो हो गया, यहां वाला थोड़ा सा टला है। अब क्या है देखिए, कब तक होता है ये मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि अब डेडलाइन कोई नहीं दे रहा है। पहले बताया जा रहा था कि मकर संक्रांति के बाद सब कुछ थोड़ा सा स्पीड अप पकड़ेगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ठंड के साथ साथ ये मुद्दा भी थोड़ा सा ठंडा कर दिया गया है कि थोड़ा बाद में अच्छा। इसको अब देखते हैं। हाँ, और हाँ। ये देखा जा रहा है कांग्रेस का रुख क्या रहेगा। जैसे कांग्रेस यहां ज्यादा किंतु परंतु, पेशा भूसा किसा ये सब करेगी, तो एक कारण ये भी तो होगा ना कि भाई आप लोग आपस में ही बहुत किचिर किचिर करते रहते हैं, हमको ठीक नहीं लगता। हम्म। आरजेडी को भी जी। ढो ही रहे हैं। उतना हल्ला हुआ कि आरजेडी को हटा देंगे, बहुत अपमान हो नहीं, गया, तो लेकिन ये होगा तो सब एक साथ होगा, मतलब ऐसा थोड़ी है, इंस्टॉलमेंट में नहीं ना होता है वो तो हाँ। अचानक होता है सब कुछ। अच्छा, कहीं कहीं ये चर्चा चल रही है, हालांकि इसमें मैंने भी पता किया, कुछ ज्यादा दम दिखाई नहीं दे रहा है कि कांग्रेस के कोटे के 2 मंत्री हटाए जा सकते हैं। एक तो हमारे वो जो लगातार जो रील वील बयानबाजी के चक्कर में रहते हैं, हनुमान जी। हाँ। जी। और मतलब इतना इनसिक्योर आदमी कि डेली एक मुख्यमंत्री के साथ चिपक के फोटो खिंचवाने के चक्कर में रहता है, और डेली उसको डाल देता है ताकि लोगों को लगे कि नहीं, मुख्यमंत्री का बड़ा करीबी आदमी है। तो एक तो उनका नाम है। दूसरा उन्हीं का नाम है जिनके पिताजी का नाम हम लोग ले रहे थे, जो पैसा वैसा को लेकर थोड़ा चल रहा है मामला। सच्चाई इसमें क्या है? क्योंकि मैंने पता किया, वैसा तो नहीं है। हालांकि इरफान अंसारी को लेकर बातें होती रहती हैं। तो क्या इसमें आपको लग रहा है, कुछ सूचना है आपके पास कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? नहीं, हुआ क्या आलमगीर था कि आलम की जब पत्नी प्रदीप, का नाम चल रहा था कि आलमगीर आलम की पत्नी को बनाया जा सकता है। जी, हुआ ये था कि जब प्रदीप यादव और इरफान के बीच वो झगड़ा हुआ था ना खुलेआम, देखिए जी। एक बात तय है कि इरफान अंसारी या उनके लोगों ने ही वो सारा वो फुटेज लीक किया था विधानसभा वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हाँ बोले ना बोले उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लोग जानते हैं।
अब इस बात को लेके गए थे दिल्ली प्रदीप यादव, और प्रदीप यादव के साथ झारखंड कांग्रेस की एक लॉबी भी गई थी, और पूरी इरफान अंसारी की वगैरह फाइल वगैरह सब लेके कि इन्होंने क्या क्या किया, इनके बयान, इनका पेपर कटिंग, सब कुछ ये करके, और इन्होंने जो भी कभी डॉक्टर बन जाते थे खुद सिरिंज, तो कभी ये सारा कुछ बताया गया। अब दिक्कत यह है कि अल्पसंख्यक कोटे से बनाना था कांग्रेस को, तो उस वजह से इरफान अंसारी को बनाया गया था। फिर हुआ ये, जब मामला पूरा चल रहा था तो फुरकान अंसारी ने अपने भी घोड़े दौड़ाए, वाया बिहार और उनका जो अपना नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया। पहले कांग्रेस में थे, जेएमएम से में आए हैं एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, इसके बीच पुल का काम किए, सेतु का जो काम। राज्यसभा की तरफ चले गए क्या? हाँ हाँ हाँ, वही। तो ये सब करके कि भाई जो बोलते हैं ना, मेंडिंग द ब्रिजेस, क्योंकि फुरकान अंसारी की उनसे भी नहीं पड़ती थी, तो वो बैकअप दे रहे थे उधर। तो ये सब करके फिर दोनों को बुलाया भी गया। फिर एक तस्वीर आती है केसी वेणुगोपाल के साथ, ये दोनों आजू बाजू खड़े होकर दोनों बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। देखिए दिक्कत क्या है कि झारखंड कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की गई थी, बाकी कोई दूसरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, और कांग्रेस के अंदर की ही पॉलिटिक्स है। आज भी जो चल रहा है, जो रामेश्वर उरांव उनके परिवार, बंधु तिर्की उनके परिवार के बीच चल रहा है, वो कांग्रेस के अंदर की पॉलिटिक्स है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का भी एक धड़ा इसमें अभी रामेश्वर उरांव के साथ है। मैं फिर से वहां वही कह रहा हूं, वहां 3 धड़े हैं। एक जनरल कांग्रेसी जो हैं, जो धनबाद वगैरह साइड वो सब आते हैं। एक है वो जो ईसाई वाले, उनकी लॉबी अलग चलती है, और एक मुसलमान लॉबी अलग चल रही है। और ये शाह और मात का खेल है। एक कांग्रेसी ने मुझे ये बताया कि जो वर्ग पारंपरिक रूप से बीजेपी का वोटर है, वो भी, उस जाति के नेता भी कांग्रेस में हावी है। मैंने कहा कि क्या भाई? तो उन्होंने बन्ना गुप्ता का भी नाम लिया था। मैं वो नाम इसलिए ले रहा हूं कि भाई अब वो हारे हुए हैं तो नहीं, लेकिन पसंद नहीं करता। हमने धीरज साहू का तो मजबूत गुट है ही वहां पे। हाँ हाँ हाँ, वही। एक तो क्रिश्चियन गुट, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड वाया वो चर्च वगैरह का। एक गुट ये अल्पसंख्यक गुट की इनका कहना है कि हम पारंपरिक रूप से भाई कांग्रेस के वोटर हैं, हमारा से मिलना चाहिए। और तीसरा गुट वो जनरल वाला गुट। हाँ, उन्हें ऐसा तो बहुत गुट है। राजेश हाँ, ठाकुर जी वो का अलग तो गुट है। नेताओं का, हाँ नेताओं का गुट अलग है। हाँ, ये सामाजिक समीकरण वाला गुट अलग है। और प्रदीप यादव को इरफान अंसारी वगैरह सब यही सब देख रहे थे। प्रदीप यादव के पे लेवल लगाने की कोशिश की गई कि वो तो बाहरी हैं, हम तो मूल हैं। तो इस तरह का लेवल लगाने की कोशिश की गई थी ना, तो ये एक राजनीति वहां भी चले। इसी राजनीति का था कि बदला जाए कि नहीं बदला जाए। जहां तक बात है, आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय फुरकान अंसारी ने तो बड़े गर्व से कहा था कि हमारे पूर्वज भी यादव हुआ करते थे। तो फिर प्रदीप यादव बाहरी कैसे हो गए और इरफान अंसारी भीतरी कैसे हो गए? यादव तो दोनों थे, उनके पूर्वज यादव थे, अभी भी यादव। अरे यहाँ तो ये ऐसा हो जाता है कि यहाँ मुस्लिम, और चाहे वो कहीं का रहे, वो झारखंडी हो जाता है। और जिसके 4 पीढ़ी भी यहाँ से रह रहे हैं, खाली सरनेम थोड़ा सा अलग रहना चाहिए, तो वो बाहरी हो जाता है। चेहरा का हाँ, चेहरा का थोड़ा, हाँ, तो वो अपने अपने सुविधा अनुसार बाहरी भीतरी का भी है। गोरा नारा बाहरी आदमी होगा, को चाहे वो पलामू लामू कोडरमा साइड का, गिरिडीह साइड का थोड़ा अच्छा दिखता हो तो भले मूलवासी हो, लोग कह देता है कि दिक्कू है, बाहरी है, कहीं से आया हुआ है। बाहरी है जी। हाँ। और यहाँ अर्जुन मुंडा भी बाहरी हो जाते हैं, बाबू लाल मरांडी भी बाहरी हो जाते हैं। और वक्त आने पे पता चला कि वो प्रदीप यादव और अनूप सिंह या दीपिका पांडेय सब भीतरी हो जाते हैं। तो ये अपनी राजनीति है वहां पे। बागुल सुमरई तो मैंने सार्वजनिक रूप से कहते थे अर्जुन मुंडा को कि बाहरी है, तमड़िया मुंडा है, लोग आदिवासी नहीं। तो यहाँ तो अपने हिसाब से चलता रहता है। चर्च आजकल कह रहा है कि उरांव बाहरी है। हाँ, उरांव जनजाति बाहरी है। ये मतलब ये देखिए बुद्धि की बलिहारी है कि जब बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल सब एक हुआ करता था, उसके बाद आप किसको बाहरी भीतरी कर रहे हैं? जब इनकी अपनी राजनीति है, इनका वोट बैंक है सर, और मिलता भी है वोट उससे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। राज्य तो 2000 में बना ना, तो उसके बाद बाहरी भीतरी की बात कहां से आ गई? ये तो सवाल है। और ये कहा जाता है कि झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम का जो इलाका है वो सबसे पहले धरती से बाहर आया था, जब धरती बन रही थी। तो सबसे पहले तो लोग यहीं पर आए। मैं पहले पता है, जब मैं झारखंड में था तो मुझे लगता था बुरा, अब नहीं लगता, क्योंकि मैं हर राज्य में जाता हूं ना, तो वहां कुछ ना कुछ इसी तरह का इशू है। हाँ। तो मैं समझ गया कि वो एक पार्टी हर राज्य में ऐसा होती है कि जो इस तरह का राजनीति करती है, और कुछ लोग हर स्टेट में ऐसे थे।
नहीं, मैं पार्टियों तो का तो एक आपको, ठीक है, जी जी, पार्टियों का ठीक है, लेकिन अब क्या है ना कि अब जिसको कुछ नहीं आता है, किसी को विरोध करने का कोई तरीका नहीं है और गाली आप नहीं दे सकते हैं, तो बाहरी बोल दिया जाता है। बिहारी चलिए है, ठीक है। बाहरी है, तो ये एक गाली देने का एक नया तरीका है। वो अब और वो ज़रूरी नहीं कि बाहरी को ही दे रहे हैं, वो अपने लोगों को भी यही बोल देते हैं वो लोग। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। परसों की बात है, गोड्डा में रहने वाले एक खास पार्टी के नेता हैं, उसका मैं नहीं कहूंगा, वो उनका पूरा स्टैंड ही है, वो उतने बड़े नेता है, प्रदीप यादव वगैरह मत समझिएगा। वो नेता जिंदगी भर अडानी को गाली देकर पूरी राजनीति किया है, और परसों उन्होंने अपने बेटे को नौकरी लगी अडानी में, तो मिठाई लेके आए थे कि मेरा बेटा अब सेट हो गया। हुँ। मैंने कहा कि भगाना है देश से कि अपनाना है? तो बोले बैठ सर, वो सब आप भी बात करते हैं, वो राजनीति का अलग चीज है, जीवन का चीज है। हम कहे हाँ, तब ये बात देखिए, सही है। जनता नहीं समझती है ना, नेता तो समझते ही है, नेता तो एक-दूसरे को गाली देते हैं, न्यूज़ रूम में झोटा-झोटी कर लेते हैं, बाहर जाके फिर कॉफ़ी हाउस में बैठ के हा-हा ही करते हैं कि देखो, तो ये तो हाँ, चलता ये रहता सब है। ठीक लेकिन है, ठीक है। देश में एक नए किस्म की राजनीति हुई, आपने भी देखा, हम सबने देखा कि ईडी, अभी तक लोग परेशान रहते थे कि ईडी का रेड हो जाएगा, ईडी छापा मार देगा। ये पहली बार हमने देखा कि ईडी के यहाँ ही छापा पड़ गया। ममता बनर्जी गईं शान से लाओ लश्कर लेके और ईडी से छापामारी करके फाइल-वाइल छीन के अपना लेके चली गईं। तो अभी हम तो सोच रहे थे कि जब हेमंत सोरेन बेचारे कितने सीधे आदमी के घर में ईडी को घुसने दे दिया, ईडी को गिरफ्तारी दे दी, ईडी को गिरफ्तारी देने से पहले राजभवन जाके इस्तीफा दे दिया। मतलब देश में इतना क्या कहते हैं उसको कि लोकतंत्र में विश्वास करने वाला नेता बहुत कम होगा। ये जो कानून जब बन रहा था कि कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री 30 दिन तक जेल में रहेगा, तो उसकी अपने आप उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो कई लोग कह जी। रहे थे कि नहीं, हेमंत सोरेन जैसे लोगों के लिए बनाया गया। मैंने कहा नहीं, वो केजरीवाल जैसे लोगों के लिए बनाया गया। हेमंत सोरेन ने तो बाकायदा गिरफ्तार होने से पहले इस्तीफा दे दिया। तो और एक तरफ और अभी देखिए लालू का पूरा परिवार जांच एजेंसियों का सामना कर रहा है, कोर्ट का सामना। लालू कितने भी बड़े भाजपा के विरोधी रहे हों, लेकिन उन्होंने एजेंसियों का तो सम्मान किया ही है। यूएन विश्वास वाला जो सीबीआई वाला मामला था, जो जिसके चलते सेना-वेना बुलाने का बात हो रहा था, उसको छोड़ हुँ। दिया जाए, तो ये तो हर नेता हो, चाहे वो पक्ष का, विपक्ष का हो, जब एजेंसियों की कार्रवाई होती है, तो कम से कम ये बेसिक है कि कानून का सम्मान करता है एजेंसियों का। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री जाती हैं, स्टेट पुलिस के डीजीपी जाते हैं, पुलिस जाती है और बाकायदा ईडी से फाइल-वाइल छीन के उसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाता है। तो क्या एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत हो रही है? क्या राज्य अब केंद्र सरकार का आदेश मानने से इनकार कर देंगे अगर उनकी सरकार अलग सरकार है? और अगर क्या होगा कि अगर अब कोई सरकार कहे कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे क्योंकि लॉ को एनफोर्स करना तो पुलिस का काम है। तो ये क्या एक अराजकता की स्थिति नहीं बनती जा रही है? और क्या विपक्ष हो, जो भी पार्टी विपक्ष में रहेगी, इस तरह का एक नए तरह का खेल नहीं शुरू हो जाएगा? इसमें 2 हिस्से हैं सर, एक है संविधान और कानून और दूसरा है पॉलिटिकल नैरेटिव। बीएनएस की धारा 221 कहती है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति अगर सरकारी कामकाज में बाधा डालता है, तो उसे 6 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है। और नॉन कानून बेलेबल में ऑफेंस है। स्पष्ट है। हाँ, जी। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये स्पष्ट है इसमें। तो अगर कानून के अनुसार अगर यही काम, जो काम ममता बनर्जी ने किया, अगर आनंद कुमार ने या पंकज किशोर ने किया होता, तो अब तक अंदर होते, चाहे वो कोई भी है। बाद में कितना भी शोर करते रहे, कोई फर्क नहीं। इवन जो प्रतीक जैन है, जिसके दफ्तर में ये हुआ, वो भी ये काम करता तो अभी जेल में होता। लेकिन ममता बनर्जी है वो, और वो मुख्यमंत्री हैं। तो इस देश में कानून भी थोड़ा सा पॉलिटिकल कैलकुलेशन देख के काम करता है, और यही दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूं। अब ये सबसे पहले कि ये मामला क्या था, और जो ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्या बना रही है। तो मामला ये है कि 2021 में एक कोयला घोटाले का मामला सामने आया पश्चिम बंगाल में, और उसमें पहली एफआईआर जिस व्यक्ति पे दर्ज हुई उसका नाम था विनय मिश्रा, और विनय मिश्रा अभिषेक बनर्जी का नजदीकी था। जब उस पर एफआईआर दर्ज हुई तो विनय मिश्रा भाग गया, वो चला गया दुबई। और फिर हुआ दूसरा, अनूप मांझी उर्फ लाला, उसको पकड़ा। अनूप मांझी उर्फ लाला जो क्या था, पुरुलिया के गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन कोयला का काम करते करते बहुत बड़ा साम्राज्य था इसका, पूरा आसनसोल, वर्धमान और पूरा रानीगंज का पूरा इलाका वही देखता था। जब ये कोयला घोटाला हुआ, अनूप मांझी पकड़ा गया, तो अनूप मांझी ने कलमबद्ध बयान दर्ज करवाया कि भाई
हमने पैसे भेजे गोवा, और गोवा पैसा भेजा, आईपैक के खाते में डाला मैंने पैसा। यह उसका बयान है बाकायदा। आईपैक के खाते में क्यों डाला? क्योंकि 2022 में टीएमसी चुनाव लड़ना था गोवा में। तो आईपैक का इसमें मामला आया। फिर अनूप मांझी ने बताया कि किसके कहने पर तुमने डाला, तो बोला कि अभिषेक दा हमको बोले थे, भोपाइपा या भोइपा इस तरह शब्द उसने इस्तेमाल किया जो उनके बारे में कहा जाता है। फिर यह पूछताछ हुई अभिषेक बनर्जी उनकी पत्नी से। तो यहां तक मामला जब तक था तो ममता बनर्जी निश्चिंत थी कि अभिषेक जाएगा या कोई जाएगा, लेकिन ये अभिषेक बनर्जी की पत्नी ने भी पूरा बताया। और ये मैं छापेमारी पर आ रहा हूं, इससे पहले दो स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं। एक कल्याण बनर्जी हैं, टीएमसी के बड़े नेता, उनका स्टेटमेंट है नवंबर 2023 का, जिसमें वो कह रहे हैं कि टीएमसी चलेगा तो टीएमसी के दफ्तर से चलेगा, किसी आईपैक के दफ्तर से थोड़ी ना चलेगा। ये कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं 2023 में। एक और बयान है दिसंबर 2022 का बयान है, और यह बयान है मदन मोइत्रा का, यह भी टीएमसी के नेता हैं। मदन मोइत्रा कह रहे हैं कि हर सरकारी दफ्तर में इन्होंने रेट कार्ड टांग कर रखा है, और हर सरकारी दफ्तर में आईपैक का एक आदमी बैठा है जो डिसाइड करता है कौन सा काम कितने पैसे में होगा। ये दोनों टीएमसी के नेता है, दोनों वरिष्ठ नेता है, उनका स्टेटमेंट है, ये 22-23 का स्टेटमेंट है, इसलिए आज की राजनीति से कोई मतलब नहीं। तो चीजें समझ में धीरे धीरे। अब इसी मामले में आईपैक पे छापेमारी हुई। तो जब तक मंत्री जा रहे थे, चाहे वो शारदा घोटाले में जाए, नारदा में जाए, रोज वैली घोटाले में जाए, या टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में जाए, या जब तक पूछताछ हो रही थी अभिषेक बनर्जी उनकी पत्नी से, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे आईपैक के दफ्तर पे छापेमारी हुई, तो ममता चाहती तो अपने किसी आदमी को वहां भेज सकती थी। वो चाहती तो पुलिस कमिश्नर को भेज देती, वो हड़का उड़का के इन लोगों को भगा देता, लेकिन वो खुद दौड़ी गई। और ये एक रणनीति है, वो फाइल ही लानी थी ना, तो पुलिस कमिश्नर जाता और ईडी वाले से जबरदस्ती करके आता कि आप मतलब कुछ होता हंगामा बाद में ये कर ले, लेकिन खुद गई। और जब ये घुसती हैं पिछले दरवाजे से, जब निकलती हैं तो 5 मिनट के अंदर बाहर सेटअप तैयार था इनका, 2 माइक, पूरा वो सब पूरा सेटअप तैयार था। और पूरे में निकलते ही क्या, गृह मंत्री पे इन्होंने दावा किया कि ये जो फाइल ले जा रहे थे ईडी वाले, वो हमारी पार्टी की रणनीति थी, और इलेक्शन कैंडिडेट जो कैंडिडेट है उनका नाम था, और हमने क्या क्या किया है वो है। 3 चैनलों ने, रिपब्लिक बंगला, एबीपी गंगा, वहां जो बंगला में ही है वो, और एक और ने वो फाइल का क्लोज फुटेज दिखाया है जिसमें 2022 लिखा हुआ है। तो ममता बनर्जी क्या सचमुच जो फाइल ले जा रही थी वो पार्टी की स्ट्रेटजी थी, कैंडिडेट का लिस्ट था, या 2022 वाली वो फाइल थी जो फुटेज में दिख रही है? अच्छा, एक बात और समझ में नहीं है, एक बात और समझ में नहीं है कि मुझे पार्टी की सर्वे सर्वा ममता बनर्जी हैं, तो पार्टी के महत्वपूर्ण फैसलों की फाइल पार्टी मुख्यालय में होगी, पार्टी अध्यक्ष के पास होगी। एक थर्ड पार्टी के ऑफिस में पार्टी की पूरी रणनीति आखिर क्यों कोई रखेगा? मान लीजिए आपको सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए रखा गया, पैसे देकर रखा गया, तो फिर आपके यहाँ हम अपना बैंक का सारा दस्तावेज और अपना सोना गहना जितना पूंजी जमा सब आपके यहाँ तो नहीं रखेंगे। कल को आप पलट जाइएगा, कल को आपको कोई दूसरी पार्टी खरीद लेगी, तो फिर तो हमारी पूरी पार्टी और पूरी रणनीति आपके यहाँ बंधक हो जाएगी। तो ये पार्टी की रणनीति आखिर रखने का कोई मतलब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जिस तरह से ममता बनर्जी दौड़ते हुए पहुंची वहां पर, तो 2 ही है, या तो ये कोई पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने का मामला था, अपने आप को विक्टिम कार्ड का कि भाई ऐसा कर रहे हैं लोग हमारे साथ, या दूसरा कुछ ऐसी चीजें थी जो ईडी के पास चली जाती तो उनको दिक्कत हो जाती। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कोई ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज था या फिर ये ड्रामा था एक सियासी? दोनों। मदन मित्रा का जो बयान था ना, जो मैंने कहा कि आईपैक के हर ऑफिस में आईपैक के आदमी हैं और जो रेट कार्ड फिक्स करके रखा है, मदन मित्रा का बयान है, आप दिसंबर 2022 का देख लीजिए, ये बात सच्चाई है। वहां एक पत्रकार है कलकत्ता के, वो बताते हैं कि किसी मंत्री का कोई वैल्यू नहीं है, सारा कुछ आईपैक देख रहा है, पैसे का लेन देन से लेकर सब कुछ। और ये कब देखना शुरू हुआ पता है? पहले तो ठीक था, इनका ये सब काम कर रहे थे, लगा रहे थे, लेकिन बीच में एक घटना हुई 5-6 महीना पहले हुआ ये, और इसे सूत्रों के हवाले से ही कहेंगे कि अभिषेक बनर्जी
ये कोशिश कर रहे थे कि ममता बनर्जी उन्हें डेप्यूटी अनाउंस कर दे, घोषित कर दे कि डिप्टी सीएम रहे। और अभिषेक बनर्जी की इस डिमांड के खिलाफ वहां दो नेता कुणाल घोष और कल्याण बनर्जी विरोध कर रहे थे और खूब व्हाट्सएप और ट्विटर पे इनका आया था एक दूसरे के खिलाफ। ममता बनर्जी ने घोषित नहीं किया अभिषेक बनर्जी को डिप्टी। अब अभिषेक बनर्जी पहुंचते हैं दिल्ली और दिल्ली में उनको दिल्ली की केंद्र में सत्ता संभाल रहे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से मुलाकात होती है और उस बड़े नेता को कहते हैं कि मेरे पास इतने विधायक हैं, अगर बीजेपी साथ दे तो हम ममता सरकार को गिरा देंगे। ये आज से 6 महीने पहले हो रहा है और ये सारी बात तय करके आए। फिर दिल्ली से फोन आया ममता के पास कि ममता दी, आपका सेकेंड इन कमांड हमारे पास आया था, सारी बात हो गई है, हम आपकी सरकार चाहे तो आज गिरा सकते हैं लेकिन गिराएंगे नहीं, क्योंकि आज मैं अगर सरकार गिराऊंगा तो आपको सिंपैथी मिलेगी। मैं 6 महीने वेट करूंगा और अगले विधानसभा चुनाव में आपको हरवाऊंगा और ऐसा हरवाऊंगा कि दोबारा आप कभी वापस नहीं आ सकोगे। ये बोला था जी। अब बोलिए कि आपको कैसे पता, आप वहां खड़े थे? हाँ, ये बताइए आपको कैसे पता? हाँ, कैसे पता? ये बात कलकत्ता में एक बड़े चैनल चलाते हैं, वो संपादक हैं और वो दिल्ली गए थे अभिषेक बनर्जी के साथ, उनका ये कहना है। अच्छा भैया, पंकज प्रसून को गाली मत देना। तो ये हुआ पूरा। अब हाँ, जो भी है, अब ये हुआ उसी वक्त ये सारी बात ऊपर पता चली कि सारा लेन देन और सारा हिसाब तो आईपैक के पास है। टीएमसी के किसी नेता को तुम कुछ भी कर दो, कुछ नहीं पता उसको। प्रतीक जैन को पकड़ो और टेलीग्राफ की एक हेडलाइंस है, प्रतीक जैन के बारे में टेलीग्राफ कहता है कि मोस्ट लीथल वेपन ऑफ ममता बनर्जी, सबसे खतरनाक हथियार है ममता बनर्जी का। तो उस खतरनाक हथियार के घर पे जब छापा पड़ा, ऐसे छापेमारी तो दिल्ली में भी चल रही थी उसी दिन कलकत्ता के दूसरे ठिकानों पर भी चल रही थी, लेकिन ममता बनर्जी पहुंची कहां? प्रतीक जैन के घर पर। उनका आवास और उसका ऑफिस उसी बिल्डिंग में है, सॉल्ट लेक सिटी में। घर पे वो सारा राज दफन था। पार्टी स्ट्रेटजी अगर होती है, कैंडिडेट का लिस्ट होता तो वो पार्टी के वॉर रूम में होता या आईपैक के दफ्तर में होता। प्रतीक जैन के घर में होता, हाँ, या ममता बनर्जी के घर में होता। ये सब कुछ छोड़ के प्रतीक जैन के घर में क्यों, क्या था? और वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए, बंगाल बड़ा अजीब राज्य है। वहां एनआईए की टीम के साथ भी मारपीट हो गई थी, संदेश खाली में मार के इनको खून बहा दिया था। सीबीआई जब जांच करने गई तो चीफ सेक्रेटरी रोड पे बैठ गया था ममता बनर्जी के साथ कि आज के बाद से सीबीआई बंद। अब ईडी जाती है तो ईडी के साथ ये सब हुआ कि हाथ से फाइल छीन के भाग गया। ईडी जाती है कोलकाता हाईकोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होती है, जज खड़ी हुई कह रही है कि कृपया शांति बनाए रखें, अनवांटेड लोग निकल जाएं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। एक आदमी नहीं निकला। सोचिए, कोलकाता हाईकोर्ट का जज इतना हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई कर रहा है और वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही है, कोई नहीं निकल रहा है, एक आदमी भी नहीं। अंत में वो टल गई। 14 तारीख को बोला कि अगली सुनवाई 14 तारीख होगी, क्योंकि बहुत भीड़ है और मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भीड़ की वजह से हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर रही थी। तब गई ईडी सुप्रीम कोर्ट, और जब सुप्रीम कोर्ट गई कि भाई, तो वहां तो हाईकोर्ट भी फेल है, एनआईए फेल है, सीबीआई फेल है, ईडी फेल है, हाईकोर्ट फेल है। और ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है अमित शाह के बारे में कि तुम बंगाल में आके होटल के कमरे से बाहर निकल जा रहे हो, यही बहुत है। अब बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का इससे बड़ा फेलवर क्या होगा कि एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है देश के गृह मंत्री कि तुम होटल के कमरा से बाहर निकल आ रहे हो ना, यही बहुत है। तो अच्छा, गई सुप्रीम कोर्ट, ईडी गई सुप्रीम कोर्ट की भाई ऐसी स्थिति है। ईडी गई, उससे पीछे पीछे बंगाल सरकार ही पहुंचती है और एक कैविएट दाखिल किया है। और बंगाल सरकार का कहना है कि जब तक कलकत्ता हाईकोर्ट हमारा पक्ष नहीं सुन लेती, आप कैसे सुनवाई कर सकते? और ये पूरा मामला उलझ गया। अब ये मामला चुनाव के बाद तक चलेगा और कलकत्ता हाईकोर्ट सुने नहीं देंगे। तो यही मेरा सवाल था ईडी के अधिकारी को। तो मेरा यही सवाल था कि जब आप अदालतों को नहीं चलने देंगे, अदालतों के फैसले नहीं मानेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री को कहा जाएगा कि हमारी मर्जी के बिना तुम होटल से बाहर निकल नहीं सकते हो, निकल रहे हो तो इसका मतलब हमारी मर्जी है तभी निकल पा रहे हो। इसके बावजूद लंबे समय से बंगाल में जो हिंदुओं को लेकर हिंसा हो रही है या कानून व्यवस्था की जो स्थिति है,
सब पर बात होती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगता? क्या भाजपा को या केंद्र सरकार को यह डर है कि इससे ममता बनर्जी को राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, इसलिए नहीं लग रहा है? क्योंकि हालात जो आप बता रहे हैं, जब कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, जब अदालतों का आदेश अदालतों की जब जजों की नहीं चल रही अपने कोर्ट में, तो आखिर क्या चलेगा? और पुलिस के धौंस पर ममता बनर्जी ईडी के अधिकारियों से फाइल छीन लाती है। इससे भी ज्यादा कुछ होना चाहिए क्या राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए? इसका जवाब वही है जो दिल्ली के एक नेता ने ममता को बताया था कि हम आपको हराएंगे, लेकिन चुनाव में ऐसा हराएंगे कि फिर दोबारा नहीं आ सके। अभी अगर आपके साथ कुछ किया ना, तो आप ममता बनर्जी कैसी आप जानते ही हैं। एक चुनाव में वो पैर पे पट्टी बांध के बैठ गई और हाथ में फुटबॉल लेकर नचा रही थी, खेला होबे। जिस दिन चुनाव परिणाम आने थे उस दिन तक पट्टी बंधी हुई है, और जैसे रिजल्ट आया देखा कि ये डांस कर रही है, पैर और सब सही हो गए। ममता बनर्जी वो चीज है। ममता बनर्जी वो चीज है कि एक चुनाव होता है, सर में इनका चोट लगता है, पूरा पट्टी बड़का लंबा चौड़ा बांधे हुए, और कह रही है कि भाई देखो कितना, मतलब एक बेचारी बंगाली महिला कितना बेचारे को सता रहे हैं, वो भी सफेद साड़ी पहनने वाली। सिंपैथी मिला, बंगाली बनाम नॉन बंगाली सेंटिमेंट्स को उभार के फिर से चुनाव जीत गई वो। जिसमें पैर में पट्टी बांधी थी वो भी चुनाव जीती, जिसमें सर में पट्टी बांधी वो भी चुनाव जीती। बीजेपी को डर है कि गलती से कुछ किया तो ये ममता बनर्जी है, ये समूचे बंगाल में घूम घूम के ये कह दें कि बीजेपी हम पे पेट्रोल छिड़क के आग लगाने की कोशिश किया हो तो आप है कि हम बच गए। ये गुण है उनमें, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, लेकिन आप उनका पूरा पॉलिटिकल करियर देखिए। सीपीएम को उखाड़ के ऐसे ही फेंक दिया, ये एनएसयूआई में थी, वो जाके रॉयटर्स बिल्डिंग के सामने प्रदर्शन कर रही हैं, और उस वक्त के पत्रकार शंकरशन ठाकुर अपनी किताब में लिखते हैं कि अपना ही ब्लाउज फाड़ के कह दिया इन्होंने कि सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने देखो मेरे साथ क्या किया। ये तो ममता बनर्जी वो चीज है, तो इनके साथ थोड़ा बच बच के काम करना पड़ता है। बढ़िया बढ़िया का ये हालत खराब कर देंगे इस मामले में। और एक बंगाल में तो बंगाली सेंटिमेंट है ही, और वो बार बार इसी को उभारने की कोशिश कर रही हैं कि देखो बाहर वाला गुंडा के बंगाल पे राज कर लेगा, अगर बीजेपी आ गई तो बंगाली का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बीजेपी ने इस बार सोचा है कि इस बार किसी तरह ममता बनर्जी को वो वाला सेंटिमेंट नहीं इस्तेमाल करने देना है कि हम बार बार हार जाते हैं। तो बीजेपी बात कर रही है बंगाल से इंडस्ट्रीज क्यों बंद हो रहे हैं, बंगाल में तोलाबाजी क्यों है, तो भ्रष्टाचार क्यों हुआ, ये सब। और ममता बनर्जी फिर से अपने स्ट्रॉन्ग पिच पे लाने की कोशिश कर रही है कि बंगाली बनाम बाहरी, बंगाली अस्मिता। इसके साथ ममता बनर्जी की एक स्ट्रेंथ और है, वहां 3-4 ऐसी योजनाएं चला रही ममता बनर्जी, जिसमें एक मीठा, वो क्या बोलते हैं, मतलब बहना योजना की तरह है कि हर बंगाली परिवार को जो कि एससी एसटी है उसको 1200 प्रति महीने, और नॉर्मल वाले को 1000 दे रही है। उसका बड़ा ये है, आंगनवाड़ी सेविकाओं को बढ़ा दे रही है। तो एक वो जो पैसा वाला जो चलता है ना, वो भी चल रहा है, और दूसरा चल रहा है बंगाली अस्मिता वाले चल रहा है। ये ममता बनर्जी की स्ट्रेंथ है। और बीजेपी पूरा फोकस किए हुए कि करप्शन, मिस गवर्नेंस, अमार सोनार बंगला फिर से बनाएंगे, उस तरह की चीजों पे फोकस किए हुए हैं। और बांग्लादेशी जो हिंदुओं को मारपीट वहां हो रहा है वो तो अंडर करंट है ही। तो एक तो ममता बनर्जी आपने कहा कि सफेद सूती साड़ी पहनती हैं और एक हवाई चप्पल पहनती हैं, 500 रुपए में दोनों चीजें आ जाती हैं। तो फिर ये हर ऑफिस में आईपैड का आदमी, उगाही, क्या इससे क्या क्या करने के लिए? आखिर तो 250-500 रुपए का कपड़ा पहनने वाला आदमी क्या लग्जरी करता होगा आखिरकार? देखिए, बहुत सारे लोगों ने ममता बनर्जी की साड़ी देखी और चप्पल देखा, लेकिन उनके हाथ में 2-2 आईफोन नहीं देखा। उसी फोटो में है, देखिए 2 आईफोन लेके घूम रही। वो तो सैलरी उतना मिल जाता है। नहीं तो उसी तस्वीर में कलाई देखिए, स्मार्ट वॉच भी है। ये सब तो ये मनमोहन सिंह ईमानदार थे, मनमोहन सिंह ईमानदार थे, वो बेचारे कवि, लेकिन उनकी सरकार के बारे में क्या हुआ? आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में लिस्ट दे दूंगा कि बंगाल सरकार के किस डिपार्टमेंट में कौन सा घोटाला है, और ये सब है ऑन पेपर, खबरें छपी हुई। जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम है, तो कोयला वाले में तो अलग है, ऊर्जा वाला जो घोटाला है उसमें अभिषेक बनर्जी खुद फंसे हुए हैं। तो आप देखिएगा तो चिटफंड वाला स्कैम तो खैर बंगाल का वो नामी है ही। तो शायद ही कोई ऐसा, हाँ, शारदा, नारदा, तो रोज वैली, तो जितना तरह का चिटफंड वाला आएगा ना उसका ओरिजिन बंगाल से ही। तो घपला घोटाला खूब है,
दादागिरी खूब है। बंगाल में 2 तरह की पुलिस है। अभी आप हाल फिलहाल बंगाल गए हैं चाहे अच्छा, नहीं पता है। दादा लोग एक के है स्टेट में दादागिरी नहीं होगा तो कहाँ होगा बताइए? भैया लोग के स्टेट में भैयागिरी होता है, दादा लोग के स्टेट में दादागिरी होता है। एक अभी वहां जाइएगा ना बंगाल में, तो वो नीला ड्रेस पहन के रहता है सिपाही। जैसे कि हाँ, हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस है, तो ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है और वो कहीं नहीं है। हम पूछे कि आउटसोर्स। इसको रिक्रूट कौन करता है, वो आउटसोर्स है, वो स्वयंसेवक लोग हैं। और जितना ट्रक से लेके कार तक वो दूसरा नंबर देखता है। अगर वेस्ट बंगाल नंबर नहीं रहा तो लेगा ही, चाहे आपके पास सब कागज रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो ये है। अब भाई जो जैसा है वैसे उसी रूप में। अब भाई सिस्टम एक बंगाल का तो सिस्टम है ना, वहां पे चुनाव का सिस्टम अलग है। एक आदमी मुझे बता रहा था कि बहुत सारा केंद्रीय पुलिस बल भेज देगा। हम कहे भेज देगा, लेकिन उसका डिप्लॉयमेंट तो वहां के आईएएस को करना है। वो बूथ छोड़ के दूसरी जगह लगा देता है। एक जगह तो मैंने देखा, वो मिदनापुर इलाका था, वहां पर तो तालाब की रखवाली में लगाया हुआ था सीआरपीएफ को, अब बूथ खाली था। अब उसका मन, इसका तो क्या कीजिएगा? यही है कि अगर चुनाव अगर इसी तरह से होगा तो फिर तो ममता बनर्जी की वापसी हो ही जाएगी, जब सब कुछ कंट्रोल में है, फ्रीबीज बांट ही रही है, पुलिस प्रशासन हाथ में है। तो फिर भाजपा के लिए तो बड़ा मुश्किल है। और ये तो तभी होगा कि देखिए भाई, आप जब आप प्रेसिडेंट रूल के अंदर चुनाव कराइए तो आप सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे और बाकी चीजों पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो बंगाल चुनाव अभी देखिए भाजपा के लिए जितना आसान दिख रहा है, मुझे तो नहीं लगता उतना आसान होने जा रहा है, क्योंकि जमीन पर चीजें कुछ और दिखती हैं, नैरेटिव कुछ और दिखता है। देखिए अगर भला मानस का चुनाव नहीं होगा, अगर बहुत आप जाएंगे शरीफ की तरह, तो बंगाल में कभी नहीं जीतेंगे। गुंडे के साथ गुंडई करना पड़ेगा। और एक तुरुप का इक्का है भारतीय जनता पार्टी के पास, शुभेंदु अधिकारी। जैसे बाकी सारे आप पश्चिम बंगाल के नेताओं को देखिएगा ना, दिलीप घोष हो गए या सुकांता मजुमदार हो गए, या अभी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो सब सारे आपको मिलेंगे अर्बन बंगाली, कलकत्ता, आसनसोल, ये भद्र सब लोग, का। भद्र लोग। हाँ, भद्र लोग के हैं। एक है निम्न लोक, मतलब जिसको बंगाल में ही बोलते हैं, एक भद्र लोक होता है, वहां निम्न लोक। वो है शुभेंदु अधिकारी। वो नंदीग्राम का रहने वाला आदमी है और वो पूरा गुंडा तंत्र को जानता है। और वो जैसे नंदीग्राम में ममता बनर्जी भी लड़ रही थी, उनका टीएमसी का भी गुंडा तंत्र था और शुभेंदु अधिकारी भी था। तो लेकिन ममता बनर्जी को हराया। और फिर अभी वहां अर्बन कोऑपरेटिव का चुनाव हुआ, सब पूरा वहां से टीएमसी को साफ कर दिया है। तो वैसा लठैत के लिए लठैत चाहिए। और जो छठे सातवें, इन्होंने, संस्कृत बस की बस कहावत है, बंगाल में छठे वही होगा। सातवें समाचार है। बिल्कुल। और दूसरा चीज और है कि बंगाल में आपको लोकल नेताओं के भरोसे लड़ना पड़ेगा। वो मोदी शाह के 1-2 दिन प्रचार करके चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन फाइटर तो वही वाला होना चाहिए, तब वहां के लोग मानेंगे। वोट देना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम वोट दे देंगे तो हमको बचाएगा फिर बाद में कोई कि नहीं। इस सीआरपीएफ टीआरपीएफ का कोई वैल्यू नहीं, तो चला जाएगा एक सप्ताह बाद, अब बाद में मारने लगेगा टीएमसी वालों को, तब क्या होगा? वैसे केस में जरूरत है उस तरह के नेताओं को। और ममता बनर्जी का नीचे वाला वो जो गुंडा तंत्र है, उसका किला दरक रहा है। अभी वो हुमायूं कबीर जो अलग हुआ है ना, उसका कभी उस पूरे इलाके में यही लठैत था। तो एक एक करके उस तरह का किला दरक रहा है। अभी ऐसा नहीं है, देखिए दार्जिलिंग साइड में नहीं होता है, ऊपर वाला का थोड़ा सिस्टम अलग है, तो वहां तो ठीक चीज है। बाकी जो बंगाल है, मध्य बंगाल है, इधर खास करके देखिए जंगल महल इलाके वाले में भी गुंडा तंत्र उतना मजबूत नहीं है। ट्राइबल इलाके में उनका अपना जो ट्राइबल कल्चर है, झारखंड से जुड़ा हुआ है, वो तरह का है। आपको पूरा मुर्शिदाबाद वाला जो पट्टी है, मुर्शिदाबाद, मालदा, कालियाचक, उत्तरी दिनाजपुर, बर्धमान, दक्षिणी दिनाजपुर, ये वाला इलाका में ये पूरा चलता है। असली लड़ाई यहीं पर है। और यहां पे वही देखिए, वहां पे लड़ना पड़ेगा आपको। और लड़ने के लिए अगर उनका क्लब है तो आपका भी, आखिर तो सीपीएम का भी यही चीज था ना, लेकिन ममता बनर्जी ने उखाड़ के फेंका। तो ममता बनर्जी के पास था, तो ऐसा क्या कारण है कि नहीं हो सकता? और मैं अमित शाह को इतना शरीफ तो नहीं मानता कम से कम कि वो नहीं कर सकते इस मामले के। वो भी इस विद्या के वो भी विद्वान आदमी है, मतलब वो जान ही रहे हैं सब कुछ। इसीलिए थोड़ा हिली हुई है इस बार, और अपनी पार्टी की कमजोरी की वजह से भी हिली हुई है थोड़ा सा। अपने पार्टी में इनका कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जिसके बारे में मैंने अभिषेक बनर्जी के बारे में बताया। लंबे समय से सत्ता में रहने के बाद एक तो कुछ ढिलाई भी आ जाती है, लोग भी थोड़े उकता जाते हैं कि चलो कितना दिन इसी को देखते रहेंगे।
एक वो भी है। क्या एसआईआर का कोई असर पड़ेगा बंगाल पर? झारखंड में भी एसआईआर होना है, कहा जा रहा है कि 12 लाख नाम कटेंगे, लेकिन चुनाव तो अभी हर यहाँ नहीं राज्य है, में चुनाव होना है। बंगाल में। जी, हर राज्य में है। मैं देख रहा था 14 तारीख को फाइनल इलेक्टोरल रोल आ जाएगा, 14 फरवरी को बंगाल का। ऑब्जेक्शन अब तक जो आए हैं टीएमसी की तरफ से सिर्फ 3 ऑब्जेक्शन दायर हुआ है। मैं कल तक की बात कर रहा था, सिर्फ 3। तो ये बिहार वाला हमको हाल लग रहा है कि हल्ला खूब है, लेकिन ऑन पेपर जब आपको आने कहता है तो भाई ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाते। शोर शराबा खूब है कि इसका छट गया तो उसका हट गया तो इसका ये कर लिया, लेकिन भाई आप विथ फैक्ट्स आएगा तब ना चुनाव आयोग के पास। अब अभिषेक बनर्जी दिल्ली में चुनाव आयोग के पास जाते हैं, चुनाव आयोग अच्छा से बातचीत करता है, सब कुछ करता है, बाहर आके कहते हैं कि मेरे तरफ उंगली दिखा रहे। तो यार उनका उंगली देखने गए थे, तुम अपनी बात कहो ना कि क्या कहने गए थे। तो मेन बात है कि मूल मुद्दे पर इन लोग बात ही नहीं कर रहा है कि भाई किसका कटा, कौन कटा। तो बस यही कि बंगाली को काट दे रहा है तो बाहरी को जोड़ दे रहा है तो ये बांग्लादेशी, अरे ये सब नहीं। आप बताओ आपके इलाके में आपका भी तो, अरे बीएलओ के साथ साथ घूम रहा है टीएमसी वाला। एक मामले में टीएमसी बहुत होशियार है कि हल्ला भी कर रहा है ऊपर कि ऐसा यार बहुत खराब है यार, नीचे तैयारी भी इसी की सबसे अच्छी है। और हर जो बीएलओ भी तो आप ही का कर्मचारी है, स्टेट का कर्मचारी है। बीएलओ को जो मॉनिटरिंग कर रहा है, जो डीओ है, आपका एजेंट, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर जो डीसी होता है, जिलाधिकारी होता है, वो भी आप ही का है। तो फिर जहां जहां सरकारें भाजपा की नहीं है वहां जो आरोप लगाते हैं, तो सिस्टम तो सारा आप ही का इलेक्शन कमीशन यूज करता है। फिर आरोप लगाने का क्या मतलब बनता है? मेरे यहाँ भी आए थे कुछ लोग, एसआईआर अभी पूरा शुरू नहीं, लेकिन उसके पहले जो जांच करने आते हैं। तो मेरा तो रांची में है, मेरी पत्नी का यहाँ सरायकेला में। तो उन्होंने देखा, फिर उनके पूछा आपके पिताजी का 2003 में कहाँ था? हमने बता दिया, उन्होंने नोट कर लिया, काम खत्म हो गया। जो नहीं बता पाएगा, किसी का कोई दिक्कत, जो नहीं बता पाएगा उसका प्रारंभिक रूप से कटेगा, लेकिन फिर आप बताइए कि नहीं हमने वोट दिया था पिछले चुनाव में, हमारे पास ये आधार है, वो फिर जुड़ जाता है। तो ये हल्ला मचाने का ही सिर्फ मामला है, क्योंकि अच्छा एक बात बताया ना जी, कट उन्हीं का रहा है जो या तो एक से ज्यादा जगह पर है, कट उन्हीं का रहा है जो एक से ज्यादा जगह पर जिनका नाम है, या फिर वो उनके पास आवश्यक जो दस्तावेज होने चाहिए वो नहीं। जी, अच्छा ये शकील अहमद खान ने, जो कांग्रेस वाले हैं बिहार में, उन्होंने तो साफ कर दिया कि 65 लाख लोगों के नाम कटे। आप 15 आदमी को भी नहीं इकट्ठा कर सके पूरे बिहार में कि जिसका ओरिजिनल था, नहीं कर सका, नहीं कर सके क्योंकि था ही नहीं। ये पूरा ममता बनर्जी सब माहौल बना रही है कि अच्छा इन्होंने क्या कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ तो गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी, हो गया, आ गई स्थिति, नहीं ना आई ना। जनता नहीं है, एक भी नागरिक संगठन कर रहा है प्रोटेस्ट, सिटीजन्स के बीच से कुछ आ रहा है आवाज नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं और एक पगला कर रहा है। तो उसका तो खैर दूध भात है, छोड़ दीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा, दर्शक समझ गए। तो उसके अलावा बाकी कौन कर रहा है? पूरे देश में हुआ, 12 राज्यों में हो रहा है, अभी तत्काल चल रहा है, फिर बिहार में हुआ, और जो बचे राज्य हैं उनमें होना है। ये जो अभी जो चल रहा है ना, यही मेन है। चाहे यूपी हो, बंगाल हो, बड़ा बड़ा राज्य में इसी में हो जा रहा है। अगले बार वाले का तो पता भी नहीं चलेगा आपको। लेकिन आप बताइए कि कोई सिटीजन फोरम हो, कोई ऐसा कागज पे आए, कुछ नहीं। ये उसी तरह का चीज है कि भाई वोट चोरी हो गया, तो कैसे हो गया ये हमको नहीं पता, पर हो गया। अरे भाई हम वोट दिए तो चोरी कैसे हो गया? तो नहीं, चूंकि दादा बोले हैं, बाहर रहते हैं, मेरा एक सरोज अंकल, वो बोल दिया तो चोरी हो गया तो हो गया। तो ऐसे नहीं होता है। यहां की जो चुनाव प्रक्रिया है ना, ऐसा पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव आयोग और जनता के बीच एक दूसरे से ऐसा इंटरमिंगल्ड है कि सब एक दूसरे का सहयोग करके पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। पॉलिटिकल पार्टी का भी उतना ही रोल है, बूथ एजेंट का रोल है, आपका जिलाध्यक्ष का रोल है। भाई वोटर लिस्ट हर स्टेज पे दिया जा रहा है इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, कि चेक कर लीजिए कि आपके मोहल्ले का कोई ठीक है कि नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी को दिया रहा है। तो उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो कैसे जनता मान ले भाई कि आपका भी, जो मेरे यहां मोहल्ला में जो कांग्रेसी पप्पू जो रहता है, जो कि बूथ एजेंट है, वो मान ये नहीं रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ, और दिल्ली वाला कह रहा है कि खूब गड़बड़ हुआ है। ऐसे कैसे भाई? कर्नाटक में आप देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने एक सर्वे कराया 120 विधानसभा सीटों पे, और उन्हीं कांग्रेस की सर्वे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में से 85% ने कहा कि वोट चोरी नहीं हुई। दूदू को मंत्री को हटा दिया,
एक मंत्री जहां वो कोई मोहल्ला था जहां के बारे में राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन, तो जो जीता तो बोला तो हम ही जीते, तो हम ही पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो उसको निकाल दिया पार्टी से। तो ये तो स्थिति है। देखिए एसआईआर हर 10 साल पे होता है सर। इस बार चूंकि 2000 वो चुनाव से पहले होना था, अभी 2003 में हुआ था, फिर 13 में हुआ और 23 में होना था। तो 23 में फिर लोग हल्ला करते कि लोकसभा चुनाव के पहले इसे गड़बड़ कर रहा है, तो उस वक्त नहीं किया कि चुनाव के बाद करेंगे। अब चुनाव के बाद हो रहा है, फिर भी कह रहा है हल्ला। तो ये तो, और जब से आजाद हुआ है देश तब से हो रहा है 10 बरस में। जोड़ने घटाने का हमेशा होता है और इंटेंसिव रिवीजन होता है, वो 10 साल तक होता है। इस बार लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई हवा हो गया और उसको पता है वो क्यों कर रहा है शोर। उसको कोई बता दिया है कि वोट रिगिंग के नाम पे बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और यही इलेक्शन में गड़बड़ी के नाम पे पाकिस्तान में भी हो गया, तो भारत में भी हो सकता है। तो उसको लगा कि ये मुद्दा तो बढ़िया है, हर आदमी वोट देता है, सबको टच करता है, तो यही वाला मुद्दा उठाते हैं। काहे को किसान आंदोलन ना सीए एनआरसी, ये सब एक रीजन स्पेसिफिक मुद्दा है, तो ये वाला तो क्रांति हो जाएगी और जेएनजी उतरेगा। अरे काहे उतरेगा जेएनजी? तो यही चल रहा है देश में। खैर, जनता ज्यादा समझदार है, आजकल सोशल मीडिया है, सब कोई पढ़ा लिखा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब क्या करे, बड़ा बड़ा नेता बोल रहा है तो ये भी कहते हैं हाँ हाँ हो गया चोरी, हो गया चोरी। तो जाके कोई पूछेगा कभी इरफान अंसारी से कि आपका इलाका में चोरी हुआ था, तो बोला भक हम इतना इतना वोट से देखते हैं, वोट चोरी हो गया था। अब लेकिन क्या करें, माइक पे आएगा तो भी बोलेगा कि हाँ हाँ खूब चोरी हो रहा है। तो देखिए ये जो एक सच्चाई होती है, प्रैक्टिकलिटी होती है और एक नैरेटिव होता है। वो नैरेटिव में दम नहीं है, पब्लिक नहीं परचेज कर रही इस चीज को और किसी भी जगह नहीं कर रही। चलिए, तो हम लोग 1 घंटा लगभग बात कर लिए, लेकिन बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये आप बतेबे नहीं किए हम लोग। आप खाली इतना गोल बात गोल बता दिए कि नहीं, झारखंड की जनता समझदार है, वो समझ गई। अब हम बोल देंगे तो कल को जाके बोले कि आप काहे बोल दिए, तो अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ, तो ये हुआ, तो फैलना तो ढेकना। नहीं तो उससे क्या मतलब, हम लोग थोड़े किसी का कर्जा खाए हैं कि उसका घोषणा नहीं करना, या कोई कर्जा नहीं, ऐसा कोई लीक दस्तावेज थोड़े कोर्ट में खड़ा कर देगा हम लोग। नहीं तो अगला क्या है ना कि अगला बार हमको याद है एक बार दैनिक जागरण अखबार हुआ करता था और यहाँ राज्यपाल थे कोई, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, तो बजट पूरा का पूरा बजट से पहले बजट लीक हो गया, अखबार में छप गया। श्याम किशोर चौबे जी संवाददाता थे उस समय। तो पता चला कि राजबाला वर्मा उस समय थी चीफ सेक्रेटरी, यानी चीफ सेक्रेटरी नहीं थी वो, कुछ थी, तो उनके कहने पर विज्ञापन रुक गया अखबार का। उसके बाद पता चला, शिकायत पहुंची, लोग राजभवन से मिलने गए कि सर ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने पता किया तो पता चला कि बजट लीक हो गया, इसके चलते विज्ञापन रुका। तो राज्यपाल ने बुला के बहुत डांटा अधिकारियों कि ये तो अखबार की काबिलियत है कि उसने बजट लीक करके छाप दिया, तुम्हारी अक्षमता है तो तुम उल्टा उस पर दोष लगा रहे हो, तुरंत रिलीज करो। तो ये है कि भाई हमारा तो काम ही अंदर की खबरों को बाहर लेकर आना है, लेकिन आप उनकी थोड़ा सा बीजेपी वालों के निशाने पर रहते हैं और ठीक है, मैं अगली बार से वो सूत्र हमको बताएगा नहीं ना फिर कि अरे आपको जानकारी दे दिया फिर आप जाके लीक कर दिए। सूत्रों को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। कई बार तो पत्रकार इस चक्कर में लंबा नप जाते हैं कि भाई सूत्र नहीं बताएंगे, बाकी कष्ट होना भी चाहिए। पत्रकारों को एक चीज जरूर करना चाहिए, चाहे आपको जान चली जाए, कोई कितना भी दबाव डाले, अपने सूत्र को नहीं लीक करना है, वो पहला ध्येय वाक्य होना चाहिए किसी का भी। आजकल बहुत सारे पत्रकारों ने सूत्रों को भी मजाक बना दिया, सूत्रों के हवाले से अपने मन की बात सुनाने लगते हैं, वो भी थोड़ा दोनों चीज है इसमें, दोनों चीज है। कई बार क्या होता है कि अपना मन के बात को वो सूत्रों के हवाले से लिख देते हैं, वो भी वो हो रहा है, ज्यादातर वही होता है। तो मैं समझता हूँ, आपकी स्थिति समझ सकता हूँ, और आपका जो फैसला है उसका भी हम लोग सम्मान करते हैं। थोड़ा बहुत हिंट तो आपने दे ही दिया है, बाकी लोग घोड़े अपने दिमाग के दौड़ाते रहेंगे जब तक नया अध्यक्ष नहीं बन जाता है। तो पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतवारी चर्चा में आने के लिए, और आपने शशि जी की कमी महसूस नहीं होने दी, बल्कि पूरा 1 घंटा हम लोग दोनों लोगों ने मिलकर टान दिया है। तो चलिए, समय काफी हो गया और आपने समय दिया, और दर्शकों को आनंद आएगा और बहुत सारी जानकारियां भी उनको मिलेंगी आपके माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले इतवार को उम्मीद करते हैं कि हम लोग फिर तीनों एक बार होंगे साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और दोस्तों, आपको इस इतवारी चर्चा में मजा आया हो तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और आपसे विदा लेते हैं पंकज जी को धन्यवाद देने के साथ। धन्यवाद।
नमस्कार।